मेरे सभी पढ़ाकू भाई बहनों का दिल से नमस्कार। मैं विष्णु दिवाकर इस वीडियो में बात करने वाला हूँ क्लास 12 के इतिहास का अध्याय 1, जिसका नाम है ईंटें मनके तथा अस्थियां, हड़प्पा सभ्यता। तो भैया हम इस अध्याय को स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि जो ये अध्याय है इसके नाम से पहले ये ईंटें मनके तथा अस्थियां क्यों लिखा गया है। तो भैया हड़प्पा सभ्यता की जो जानकारी मिली है, इसकी जानकारी के जो स्रोत हैं वो ईंटें, मनके तथा अस्थियां और ऐसे अनेकों चीजें थी जिससे हमें पता चला कि हड़प्पा सभ्यता नाम की कोई सभ्यता मौजूद है। तो इसीलिए इस अध्याय का नाम ईंटें, मनके तथा अस्थियां रखा गया। अब हम बात करते हैं कि भैया ये जो अध्याय है हमारा इतिहास का, इसमें हड़प्पा सभ्यता है क्या, सभ्यता शब्द से आप क्या समझते हो, इसी को हम संस्कृति शब्द भी बोलते हैं, है ना। तो ये सब चीजें हमें जानना जरूरी है। पहले अध्याय स्टार्ट करें उससे पहले तो देरी ना करते हुए मैं वीडियो को स्टार्ट कर लेता हूँ और आपको बता देता हूँ कि ये जो अध्याय है आपके लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो भैया सबसे पहले यहाँ पर एक शब्द आता है आपका संस्कृति, जिसको हम सभ्यता भी कहते हैं। तो संस्कृति शब्द का अर्थ क्या होता है, इसका संबंध होता है यानी कि मानव क्रियाकलापों से जुड़ी हुई चीजों से, है ना। जिसका एक अपना एक अलग ही जो कालखंड रहा हो, उसका भौगोलिक क्षेत्र से संबंध रहा हो, उसी संस्कृति शब्द को जो है जोड़ा गया है इस चीज से, ठीक है। तो पुरातत्विक संस्कृति शब्द का प्रयोग जो है पुरा वस्तुओं के एक ऐसे समूह के लिए करते थे या करते हैं जो एक विशिष्ट शैली के होते हैं, यानी कि बिल्कुल अलग होते हैं, है ना। और सामान्यतः एक साथ एक विशेष कालखंड और भौगोलिक क्षेत्र से संबंध में पाए जाते हैं, यानी कि मनुष्य का जो भी एक पुराने चीजों के साथ में संबंध रहा है उसी को हम संस्कृति के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं कि भैया हड़प्पा सभ्यता जो है ये है क्या, सिंधु घाटी की सभ्यता क्या है। ऐसे अनेकों नाम से इसको जाना जाता है, तो हम इसके पीछे के कारण को जानते हैं। सबसे पहले एक एक नंबर के प्रश्न आपके यहीं से बनना स्टार्ट हो जाएंगे, तो आपको वीडियो बहुत ही ध्यान से देखनी है। तो सबसे पहला पॉइंट, प्राचीन भारत की जो पहली सभ्यता है वो हड़प्पा सभ्यता है। तो भैया बहुत सारी सभ्यताओं के बारे में हमने चर्चा की है, बहुत सारी सभ्यताओं के बारे में हम जानते हैं, पर जब भी पहली सभ्यता की बात आएगी तो वो हड़प्पा सभ्यता है, ठीक है। ये संस्कृति पहली बार कहां पर मिली, हड़प्पा नामक स्थान पर। और भैया इसीलिए इसका नाम पड़ गया हड़प्पा सभ्यता। तो एक नंबर का क्वेश्चन तो ये बन गया कि हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं। तो आप बताओगे इस संस्कृति की जो पहली बार खोज की गई है वो हड़प्पा नामक एक स्थान पर की गई थी, इसीलिए उसी के नाम पर इस संस्कृति का नाम रख दिया हड़प्पा सभ्यता, या हड़प्पा संस्कृति भी इसे कहते हैं। अब उसके बाद में यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन आता है कि इस सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता क्यों कहा जाता है। तो आप बोलेंगे भैया कि सिंधु नदी के किनारे पर जो है इसकी बसावट थी, इसीलिए इसको सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। ये आपको यहाँ पे दो क्वेश्चन मिल गए एक एक नंबर के। अब उसके बाद में यहाँ पर भैया ये वैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, मतलब आपके एनसीईआरटी के अंदर नहीं है, बट एक्स्ट्रा में लिखा हुआ है कि सभ्यता का जो विस्तार है प्रारंभ में वो 12,99,000 और 600 वर्ग किलोमीटर पर निर्धारित किया गया था, जो कि अब 15 से 20 लाख वर्ग किलोमीटर के आसपास संभावित माना जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में अगर आप मेंशन करेंगे, थोड़ा सा लिखेंगे भी तो भी कोई दिक्कत है नहीं, और अगर नहीं भी लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सिंधु सभ्यता के लिए सुझाया गया नाम सिंधु सरस्वती संस्कृति, सिंधु सभ्यता, उपयुक्त नाम से हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी ये जाना जाता है। अब हम इसके अंदर बात करते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत महादेवन और विश्वनाथ द्वारा किए गए शोध के आधार पर पता चला कि 2467 अभिलेख यानी कि अभिलिखित सबूत मिले हैं, और जिनकी संख्या अब कितनी है, 3000 के आसपास हो गई है, और आज भी इसके बारे में जो है चर्चा चालू है। तो ये तो हो गया हमारा छोटा सा इंट्रोडक्शन इस अध्याय का। अब हम बात करेंगे कि जो हड़प्पा सभ्यता है आखिरकार उसके कितने भाग हैं, कितने चरणों में वो बटी हुई है। तो एक और क्वेश्चन कि हड़प्पा सभ्यता का जो काल है वो कब से कब तक माना जाता है। तो ये एक नंबर का क्वेश्चन है। 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व तक जो है इसका काल माना गया है। इसके जो भाग हैं वो कौन कौन से हैं, आरंभिक हड़प्पा संस्कृति, विकसित हड़प्पा संस्कृति और परवर्ती हड़प्पा संस्कृति के नाम से इसको भागों में बांटा गया है। अब ये सारी चीजें आपने ऑलरेडी आपके टीचर्स वगैरह ने बता दी होगी कि बीपी का मतलब है बिफोर प्रेजेंट और एडी का मतलब ईसा मसीह के जन्म से पूर्व, ये सब चीजें आपने पहले से क्लियर कर ली होगी। अब चलते हैं हम अध्याय के थोड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की तरफ कि हड़प्पा सभ्यता की खोज। यहाँ से भी आपके एक एक नंबर के बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं भैया कि हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है वो 1921 और 22 में दयाराम साहनी नाम का एक व्यक्ति था और राखल दास बनर्जी नाम के एक व्यक्ति थे। इन्होंने जो है सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में इसकी खोज की थी। 1921 और 1922 में
दयाराम साहनी, राकलदास बनर्जी, और इन्हीं के नेतृत्व यानी कि सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में इन्होंने इसकी खोज की थी। अब अगर हम बात करें कि जनता के सामने ये सब कुछ जो है सामने आया कि भाई हड़प्पा सभ्यता नाम की कोई सभ्यता है, तो ये 1924 के अंदर आया। ठीक है, किसने बताया? ये सर जॉन मार्शल ने बताया। तो उसके बाद अगर हम आगे चलते हैं थोड़ा सा, तो देखो ये 1856 वाला कॉन्सेप्ट इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग जो है पूरे लेसन को समझना है। अब हम बात करते हैं कि मोहनजोदड़ो जो नामक शब्द है, इसका क्या अर्थ है। ठीक है, तो इसको मोहनजोदड़ो को जो है मृतकों का टीला भी कहा जाता है। ये एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि भाई मौत का टीला, मृतकों का टीला किसे कहा जाता है, तो आप उसके लिए जो है आंसर लिखेंगे मोहनजोदड़ो, या फिर मोहनजोदाड़ो भी इसे कहते हैं। मुर्दों का टीला भी इसे कहा जाता है, प्रेतों का टीला, सिंध का बाग, है ना, सिंध नक्कल स्थान, तो ये सभी नाम जो है इसके लिए दिए गए हैं। और एक्चुअल में इन दोनों उत्खनन के बाद में 1924 में जो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल थे ना, सर जॉन मार्शल, इन्होंने ही पूरे विश्व के सामने एक नई सभ्यता की खोज की घोषणा की थी सन 1924 में। इसे याद रखना, सबसे पहले 1921 और 1922 के अंदर जो हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई है, परंतु अगर हम बात करें पूरे विश्व के सामने ये बात कब आई है? 1924 के अंदर। और किसने बताई है? सर जॉन मार्शल ने। और ये थे कौन? ये भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के एक डायरेक्टर जनरल थे। क्लियर है यहाँ तक? अब थोड़ा आगे चलते हैं जरा हम। तो आगे चलते हैं तो भैया यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है। ये ऊपर मैं आपको ऑलरेडी बता भी चुका हूँ, पर फिर भी हम यहाँ पढ़ लेते हैं। तो मेरे प्यारे बाल को इधर देख लो। इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सभ्यता सिंधु नदी घाटी के आसपास में फैली हुई थी और यह इलाका उपजाऊ था। हड़प्पाई वासी यहाँ पर खेती किया करते थे और इसीलिए इसको सिंधु घाटी की सभ्यता से भी जाना जाता है, सिंधु सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। अब सिंधु सभ्यता की जो लिपि है, जैसे भाई हमारी जो हिंदी है उसकी लिपि है देवनागरी, है ना, तो उसके अनुसार ही हम लोग हिंदी की चीजों को पढ़ पाते हैं। तो ऐसे सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो भी बहुत सारी चीजें भाई पढ़े लिखे थे, बहुत सब चीजें लिखते थे, तो उसकी जानकारी कैसे मिली? तो सिंधु लिपि को पढ़ने का प्रथम प्रयास जो है वो 1925 में वेंडल ने किया था और नवीनतम प्रयास जो है नटवर झा ने किया। धनपत सिंह धान्या, राजा राम ने भी किया था, लेकिन अभी तक भी सिंधु लिपि को प्रमाणित से नहीं पढ़ा जा सकता। यानी कि बहुत सारे लोगों ने अपने जो है यहाँ पर भैया एफर्ट्स लगा लिए, पर उनको रियल में जो है ये चीज अभी तक क्लियर नहीं हो पाई है कि वो एक्चुअल में क्या लिखते थे, क्या चीज नहीं थी, यानी कि उसके बारे में अभी तक भी पढ़ा नहीं जा सका। वो भी अभी तक अनसुलझी पहेली है सिंधु घाटी की जो जितनी भी वो लिपि रही है उसके बारे में। लिपि के सबसे ज्यादा अक्षर मोहनजोदड़ो से और दूसरे नंबर पर हड़प्पा से मिले हैं। लिपि के सबसे बड़े अक्षर जो है धोलावीर से मिले हैं और जिन्हें नोटिस बोर्ड का प्रतीक माना गया है। ठीक है, उन्हें क्या बोला गया? वो नोटिस बोर्ड है। अब अगर हम बात करें आगे, तो भैया ये जो लिपि थी ना, सिंधु लिपि दोनों ओर से लिखी जाती थी, इसलिए इसे जो है बूस्ट्रोफेदन कहा गया था। यानी कि ये अगर आपसे पूछा जाए तो आप बता सकते हैं, वरना ये एक्स्ट्रा में ही आपका। सिंधु सभ्यता के विभिन्न पक्षों को जानने की दृष्टि से विशेष उल्लेखनीय सेलखेड़ी प्रस्तर एक पक्की मिट्टी से निर्मित विभिन्न आकार और प्रकार की मोहरें, जिसमें आयताकार और वर्गाकार प्रमुख है। तो अगर आपको पूछा जाए कि वहां पे जो सिक्के मिले हैं, मोहरें मिली हैं, वो कौन से पत्थर से बनी थी, तो वो सेलखेड़ी नाम का एक जो है पत्थर है, उससे वो है बनी थी। तो इसीलिए हम उसको यहाँ पर जो है सेलखेड़ी पत्थर को हम टिक कर देंगे अगर एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है तो। अब थोड़ा आगे चलें। तो यहाँ तक आपको मेरे हिसाब से कोई दिक्कत तो हुई नहीं होगी, और अगर आपको कोई दिक्कत हुई भी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। उसके बाद चलते हैं भैया सिंधु सभ्यता के निर्माता। सिंधु सभ्यता मुख्य 4 प्रकार के अस्थिपंजर मिले हैं: प्रोटो, ऑस्ट्रोलाइड, भूमध्य सागरीय, अल्पाइन और मंगोलियन। अगर हम इन सब चीजों को लेकर बैठते हैं तो सिंपल सी बात है, 12th के अंदर आपको इतना ज्यादा डीप पढ़ने की जरूरत है नहीं वैसे, तो इसको हम लोग यहाँ पर इतना ही समझ लेते हैं और इसको हम थोड़ा सा आगे कॉन्सेप्ट को निकाल लेते हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सिंधु सभ्यता की प्रमुख विशेषता बताइए। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि आखिरकार सिंधु सभ्यता जो थी उसकी प्रमुख विशेषता बताओ। तो भैया कांसीन युगीन सभ्यता थी, इसके अंदर लोहे के बारे में आपको कोई चर्चा मिलेगी ही नहीं, है ना, लोहे के बारे में पता ही नहीं था लोगों को। तो भारतीय इतिहास में प्रथम नगरीय क्रांति का प्रतीक जिसकी पुष्टि उत्खनन से प्राप्त हुई महत्वपूर्ण नगरों के अवशेष से होती है। व्यापार और वाणिज्य गतिविधियों में ये महत्वपूर्ण थी। और जीवन के प्रति शांतिवादी दृष्टिकोण, उत्खनन में ना तो हथियार मिले, औजार, ना ही रक्षात्मक हथियार जैसे कि ढाल, कवच, ये सब कुछ नहीं मिला, तो इससे पता चलता है शांतिवादी दृष्टिकोण था।
और जो है यहाँ पर समष्टिवादी दृष्टिकोण था, यानी कि मोहनजोदड़ो के अंदर जो विशाल स्नानागार मिले। समष्टिवादी का मतलब क्या होता है, संपूर्ण समाज के लिए। एक होता है व्यष्टि, अगर आप लोगों के पास में जो है इकोनॉमिक्स है तो आप समझ पाएंगे इसे। व्यष्टि होता है एक पर्टिकुलर व्यक्ति के ऊपर, और समष्टि होता है यानी कि संपूर्ण समाज के ऊपर। तो यहाँ पर जो बड़े बड़े स्नानागार मिले, इससे पता चला कि भाई ये सामाजिक लोग थे। ये जो है इनका जो दृष्टिकोण था वो समष्टिवादी था। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर आगे, तो ये जो लोग थे वो लोहे से परिचित नहीं थे, और लोहे के साक्ष्यों के बारे में यहाँ पर कोई जानकारी मिली नहीं। उसके बाद अब बात आती है भैया, जो दूसरा प्रश्न आपका इसमें इंपॉर्टेंट है, तो इसको देखते हैं जरा। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी के प्रमुख स्रोत। आखिरकार हड़प्पा नामक ये जो सभ्यता थी, जिसके बारे में आज हम सभी लोग बहुत चिंतित होते हैं कि भैया ऐसी फलती फूलती सभ्यता अचानक कैसे गायब हो गई, तो इस सभ्यता के बारे में कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं। आवास यानी कि जो वहाँ पे भवन बने हुए थे उनसे। मृदभांड यानी कि जो बर्तन होते हैं, क्या होते हैं, बर्तन। ये मेरा थोड़ा सा ना ये पेन टैप थोड़ा सा पता नहीं क्यों या फिर इसमें दिक्कत आ रही है, तो लिखा सही से नहीं जा रहा, तो समझ लीजिएगा भावनाओं को। मृदभांड मतलब होता है बर्तन, आभूषण, औजार, मोहरे और इमारतें और खुदाई से मिले गए सिक्के। इन सब चीजों से पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता जो है मौजूद थी। ठीक है। ईंटें, मनके, अस्थियां, ये सभी चीजें जो है इसके स्रोत थी। तो इतिहास में मैं आपको बार बार बताता हूँ कि इतिहास में अगर ऐसा प्रश्न आ जाए ना, किसी भी चीज की जानकारी के स्रोत बताइए, तो भैया आंख बंद करके इनको आप मेंशन कर दीजिए, क्योंकि यही सारी चीजें हैं, अभिलेख, आवास, मृतभांड, आभूषण, औजार, ईंटें, मनके, इन सब चीजों से ही पता चला है कि हाँ भाई किसी भी चीज की जानकारी अगर पता चलेगी तो इन सब चीजों से ही पता चलेगी। तो यहाँ से आप तक, यहाँ तक आपको समझ में आ चुका है। अब अगर प्रश्न आता है आपका कि हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल बताइए, है ना, तो प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं, ये रहे आपके प्रमुख स्थल, ये नाम आप याद रख लीजिएगा भाई। नागेश्वर, बालाकोट, चमुंदड़ो, ठीक है, कोट्टदीजी, धोलावीरा, लोथल, कालीबंगन, बनावली, राखीगढ़ी, ये सारे के सारे नाम हैं जो वर्तमान में क्या है, पाकिस्तान में है, और बाकी स्थल भारत में है। ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता के कुछ स्थल तो वर्तमान में कहाँ पे है, पाकिस्तान में, और बाकी कहाँ पर है, भारत में। तो ये नाम याद रख लेना आप लोग। ठीक है, देख लो अच्छी तरीके से इसे। उसके बाद एक और क्वेश्चन आपका यहां से बनता है, हड़प्पा सभ्यता में नगर नियोजन और वास्तुकला। नगर नियोजन के ऊपर तो प्रश्न आता ही आता है। नगर योजन, भवन निर्माण, सार्वजनिक भवन, विशाल स्नानागार, अन्न भंडार और जल निकास प्रणाली, ये सारी की सारी चीजें इसकी महत्वपूर्ण विशेषताएं थी। अब हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना जो बस्तियां थी उनको दो भागों में बांटा गया था। कितने, दो में। ये भी एक छोटा सा क्वेश्चन बन सकता है कि वो बस्तियां कितने भागों में बटी हुई थी, तो दो भागों में भैया। एक थी दुर्ग और एक थी आपका निचला शहर। दुर्ग जो है कच्ची ईंटों के चबूतरे पर बना होता था, दुर्ग को दीवारों से घेरा गया था, और यहाँ सिंपल तक अगर हम बात करें तो ये जो है वो किसके लिए था, शासक लोगों के लिए, जो भी शासन चलाया करते थे उनके लिए, बड़े लोगों के लिए, है ना। और निचला शहर ये जो है बहुत ज्यादा क्या होता था, दीवारों से घिरा हुआ है, और इसमें भवनों को ऊंचे चबूतरे पर बनाया गया था जो कि नींव का कार्य करते थे। और ये सिर्फ किसके लिए था, जो आम जनता होती है उसके लिए। तो साधारण शब्दों में समझो, दुर्ग यानी कि जो शासक वर्ग होते थे, शासक समुदाय के जो लोग होते थे वो रहते थे। निचला शहर जो आम जनता वहां पे निवास करती थी वो जो है निचले शहर में रहती थी। तो यहाँ तक तो मेरे हिसाब से कोई बड़ी दिक्कत होगी नहीं। अब हड़प्पा सभ्यता की सड़कों और गलियों की विशेषता, अगर ऐसा प्रश्न आ जाए तो भैया ये आपको अगर 3 नंबर में मिल जाता है, ठीक है, वो सॉरी 2 नंबर में मिल जाता है, या बड़े उसमें मिल जाता है, तो कैसे लिखेंगे। समकोण पर एक दूसरे को काटती हुई सीधी सड़कें, जिसका कारण पूरा नगर क्षेत्र विभिन्न आयताकार और खंडों में विभक्त हो गया, जिसे जाल पद्धति और ऑक्सफोर्ड पद्धति और चेस बोर्ड पद्धति के नाम से भी जानते हैं या फिर कहते हैं। यानी कि चेस होती है ना, आपने देखा होगा इस तरीके से होती है ना, बॉक्स बॉक्स बने होते हैं इस तरीके से। तो भैया ऐसे समकोण पर एक दूसरे को काटती हुई यहाँ पर सीधी सड़कें जो है मिलती है। सड़कों का निर्माण मिट्टी से किया जाता था, इससे पता चला है। बनावली में सड़कों पर गाड़ी के पहियों के निशान भी मिले हैं। वाह भाई वाह, उस समय के लोग मतलब कहीं ना कहीं जो है बहुत ज्यादा दिमाग वाले थे, और सड़क को पक्की करने के प्रयास के भी साक्ष्य कालीबंगन में मिले हैं कि भैया यहाँ पर सड़क को पक्का भी किया जाने की कोशिश की गई होगी, या हो सकता है कि पक्की सड़कें हों पर उनके अवशेष ना मिल पाए हो ज्यादा, है ना। सड़क के किनारे पानी निकासी के लिए नालियां बनाई हुई थी, नालियों को ढकने की व्यवस्था भी थी, और नालियों को फर्श से ढका जाता था। नालियों में थोड़ी दूर पर शोषक कूप होता था जिसमें गंदगी रुकती थी। पक्की ईंटों का प्रयोग बहुत अधिक मात्रा में यहाँ पर किया गया है। तो हड़प्पा सभ्यता की सड़कों और गलियों की विशेषताओं का अगर पॉइंट आ जाए तो भैया 1 2 3 4 ये 4 पॉइंट आप आराम से लिख दीजिएगा, आपका नंबर इसके अंदर मिल जाएंगे। अब अगर क्वेश्चन आ जाए आपका कि हड़प्पा सभ्यता में जो भवन बने हुए थे, हड़प्पा सभ्यता में जो घर बने हुए थे, भवन बने हुए थे, तो ये भवन निर्माण किस तरीके से थे।
तो भैया हड़प्पा सभ्यता में मकानों की योजना जो है आंगन पर आधारित थी, जिसमें क्या होता था, उस आंगन में भाई शौचालय, स्नानागार, रसोई घर और शयन कक्ष, ये सभी अन्य कमरे भी इसके अंदर मिले हैं। तो भैया इससे पता चला कि बिल्कुल टिप टॉप तरीके की जिंदगी जिया करते थे वो लोग। और मजबूती के लिए नींव निर्माण की भी की जाती थी, निर्माण की जाती थी, है ना। और सड़कों के किनारे मकान बने थे, जिसे सुविधा, हवा, सफाई, प्रकाश की पूर्ण व्यवस्था यानी कि वेंटिलेशन का पूरा ध्यान रखा गया है कि भैया हवा आती रहे, ऑक्सीजन बिल्कुल प्रॉपर मात्रा में मिलता रहे। मकान जमीन से ऊंचाई पर बनाए जाते थे, मकानों के दरवाजे सड़कों की ओर खुले रहते थे। और यहाँ पर जो है कुएं भी पाए गए हैं, और बताया गया है कि कुएं इसलिए बनाए जाते थे कि वहां से आने जाने वाला राहगीर जो है वो बेचारा वहां से जाके पानी पी सके। देख रहे हो कितना मतलब दिमाग लगाया इन लोगों ने। सड़कों के किनारे पानी की निकासी के लिए नालियां बनाई गई थी, और नालियां बनाई गई थी, नालियों को ढकने की व्यवस्था भी थी। तो ये सारी चीजें हम लोग अभी पढ़ चुके हैं, तो ये प्रश्न भी आपका आराम से हो जाएगा। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हड़प्पा सभ्यता में जो सार्वजनिक भवन है वो कैसे थे, उनके बारे में बताइए। तो भैया बिल्कुल सिंपल है, दो भागों में विभाजित किए गए थे। ऊपरी हिस्से में सार्वजनिक भवन और निचले हिस्से में व्यक्तिगत आवास बने हुए थे, यानी कि जो सार्वजनिक भवन जो बने हुए थे उस ऊपरी हिस्से में, जिसको दुर्ग कहा गया था, है ना, दुर्ग कहा गया था। और जो निचला भवन था यानी कि उसको निचला शहर कहा जाता है, जिसमें कि व्यक्तिगत आवास बने हुए थे। अब जो उत्खनन हुआ उसमें सार्वजनिक और राजकीय भवनों के अवशेष मिले। एक अवशेष मोहनजोदड़ो से मिला, जिसमें कि 70 मीटर लंबा और 24 मीटर चौड़ा। यह स्मारक उस काल की संपन्नता का परिचायक है। यहाँ पर भी 71 मीटर लंबा और इतना ही चौड़ा एक वर्गाकार कक्ष का अवशेष प्राप्त हुआ, जिसे कि 20 स्तंभ इसके अंदर मौजूद थे, यानी कि ऐसे ऐसे पिलर मिले हैं 20। तो बताया गया कि ऐसे ऐसे कमरे वहां पर बने हुए थे। अब एक अनुमान के अनुसार इस भवन का उपयोग आपसी विचार विमर्श, धार्मिक आयोजन या सामाजिक आयोजन के लिए किया जाता होगा। जैसे हम धर्मशाला बुक कर लेते हैं ना, धर्मशाला जैसे होती है, मैरिज ब्यूरोज जो होते हैं, ओ मैरिज होम जो होते हैं, यहाँ पे शादी वगैरह होती है, ठीक है। तो इस तरीके के बड़े बड़े भवन भी वहां पर मिले हैं। अब अगर हम थोड़ा आगे चलते हैं तो भैया आपके सामने ये एक और प्रश्न आता है। हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार, स्नानागार मतलब जैसे आप स्विमिंग पूल होता है या फिर कुंड मान लो, जैसे राधा कुंड, कृष्ण कुंड, श्याम कुंड देखे होंगे आपने, वहां पे लोग नहाते हैं ना, बहुत बड़ी सी एक वो बनी हुई है, उसके अंदर नहा रहे हैं। तो स्नानागार का जलाशय किले में स्थित था, जो कि 11.88 मीटर लंबा और 7.1 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा, इसके तल पर सीढ़ियां बनी हुई थी। ये सीढ़ियां पक्की ईंटों से बनाई जाती थी, यानी कि इसके अंदर जाने की सुविधा थी और बाहर निकलने की सुविधा थी। स्नान कुंड के चारों ओर कमरे बने हुए थे और बरामदे भी बनाए गए थे। और स्नान कुंड के कमरे के समीप एक कुआं बना हुआ है, जिसमें पानी कुंड में आता था, और कुंड के गंदे पानी की निकासी एक अन्य दरवाजे द्वारा की जाती थी। गंदा पानी फिर बड़ी नालियों के माध्यम से शहर से बाहर निकल जाता था। तो भैया बिल्कुल जैसे हम लोग स्विमिंग पूल को देखते हैं, स्विमिंग पूल के पास में एक हल्का सा वो बना दिया, भाई ऐसे पानी निकल रहा है गंदा, ठीक है, और यहाँ से जो है पानी वो डाल रहे हैं इधर से। तो कहने का मतलब क्या है, बिल्कुल मस्त जिंदगी थी जैसे कि आज के लोगों की है, ऐसे ही वो लोग जीते थे। स्नानागार की दीवारों के निर्माण में अगर हम बात करें, सीलन से बचने के लिए डावर या तारकोल का प्रयोग किया जाता था। वाह भाई वाह, उस समय जो है तारकोल का भी प्रयोग किया गया है। और पूरे स्नानागार में 6 प्रवेश द्वार होते थे। स्नानागार में गर्म पानी की व्यवस्था भी की जाती थी। तो पूरी की पूरी जो है चीजें यहाँ पर देखी गई हैं। ऐसा नहीं है कि भाई नॉर्मल टेम्परेरी लोग रहते थे, बल्कि हर चीज के बारे में उनके पास में नॉलेज थी और हर चीज को वो प्रयोग करना जानते थे। अब आता है प्रश्न अन्न भंडार के ऊपर। अगर आपसे पर्टिकुलर एक ही उस पर पूछ लिया जाए अन्न भंडार क्या है, तो आप बताएंगे हड़प्पा नगर के उत्खनन में यहाँ किले के राजमार्ग में 6-6 पंक्तियों वाले अन्न भंडार मिले। अब इनकी लंबाई 18 मीटर, चौड़ाई 7 मीटर लंबाई, और इसका मुख्य द्वार नदी की ओर खुलता था, जो कि समान जल मार्ग से आता था, अन्न भंडार में एकत्रित किया जाता था। अन्न भंडार यानी कि जैसे हम बोल सकते हैं, क्या कहते हैं, हमारे लिए जैसे हमारी रसोई है, इसी तरीके से माल गोदाम होता है ना, उसमें भर लेते हैं सारा सामान, वैसे ही अन्न भंडार। और ये जल मार्ग क्यों बोला गया, क्योंकि नदी के वहां से ही, क्योंकि पहले के टाइम पर जो यातायात था वो पानी वाला यातायात ही सस्ता होता था बस, है ना। तो जल से जो है जल मार्ग से यहाँ पर आना जाना होता था। हड़प्पा सभ्यता में जल निकास प्रणाली, ये भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है, जल निकास प्रणाली कैसी थी वहां पे जो है, ठीक है। तो हड़प्पा संस्कृति के जो लोग थे, इन लोगों का जीवन उच्च स्तर का था। घरों का गंदा पानी सड़कों के किनारे बनी नालियों से लेकर शहर के बाहर तक हो जाता था। इन नालियों में पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था, सोचो। और प्लास्टर भी किया जाता था भैया, नालियों को कोई नुकसान ना पहुंचे इसलिए प्लास्टर के लिए चूना, मिट्टी, जिप्सम का प्रयोग भी किया गया है। तो बहुत सारी चीजें हम यहाँ पर देखते हैं, जिनको देखकर हमें पता चलता है कि भैया ये लोग बहुत ही ज्यादा एडवांस थे, ठीक है यहाँ तक।
अब ये ईंटों वगैरह के बारे में बताया गया, इतना डिटेल में वैसे पढ़ने की जरूरत है नहीं इसको, तो आप देख सकते हैं थोड़ा सा। अब बात आती है भैया हड़प्पा सभ्यता में जो सामाजिक जीवन है वो कैसा था। तो भैया सामाजिक संगठन यानी कि लोग मिलजुल कर रहते थे, भोजन करते थे, वो लोग कृषि पालन करते थे, वस्त्र सौंदर्य आभूषण इन सब चीजों की बात यहाँ पर की गई है, टेक्नोलॉजी की बात की गई है, और मृतकों के जो क्रियाकर्म होते हैं उनके बात की गई है। हर चीज के बारे में यहाँ पर बताया गया है। ठीक है। अब हड़प्पा सभ्यता में सामाजिक संगठन की अगर हम बात करें, शिक्षित वर्ग था, सैनिक वर्ग था, सब कुछ यहाँ पर हर किसी के मतलब साक्ष्य यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। अब प्रश्न अगर आ जाए कि हड़प्पा सभ्यता में भोजन की व्यवस्था ये कैसे करते थे या फिर किस तरीके से इनका जीवन निर्वाह होता था, तो भैया गेहूं चावल जौ तेल मटर सब्जियां व मांसाहारी चीजें भी यहाँ पर मिली। कछुआ घड़ियाल भेड़ बकरी सूअर मछली का मांस इत्यादि ये खाते थे ऐसा कहा जाता है। कंफर्म नहीं है क्योंकि इसकी सारी जानकारी अभी भी क्या है, अनसुलझी है ना। इस काल में चित्रों में खजूर अनार तरबूज और ये फलों का चित्रण भी मिला है। तो इन फलों का उपयोग भोजन के रूप में करते थे और इस प्रकार हड़प्पावासी मांसाहारी और शाकाहारी दोनों ही हैं, यानी कि ये वेजिटेरियन भी थे भैया, नॉन वेजिटेरियन भी थे। क्लियर है यहाँ तक। हड़प्पा सभ्यता में वस्त्र के बारे में देखो आपकी बुक में ज्यादा नहीं दिया गया, बस आप इसको अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं कि वहां पर जो लोग हैं महिला और पुरुष जो है वो अलग अलग प्रकार की भिन्नताएं पाई गई हैं कपड़े जो है उनके। सौंदर्य की बात करें यहाँ पर तो भैया स्त्री व पुरुष दोनों के ही आभूषण यहाँ पर जो है दिखाए गए कि दोनों को यहाँ पर मिले हैं, बहुत सारी चीजें अंगूठी कान की बाली चूड़ी बाजूबंद बहुत सारी चीजें प्राप्त हुई है। मनोरंजन की बात करें तो वहां पे मछली पकड़ना शिकार करना ये सब उनका मनोरंजन था। जानवरों की दौड़ होती थी और बहुत सारे खेल जैसे शतरंज वगैरह ये सब चीजें भी वहां पर मिली है ना। तो इन सब चीजों से पता चलता है कि वहां पे मनोरंजन भी बिल्कुल एक नंबर का होता था। हड़प्पाई वासी जो थे वो नाच गाना भी करते थे, है ना। नृत्यांगना की मूर्ति भी वहां पर मिली है, यानी कि जो डांसर्स होती थी उनकी मूर्तियां भी वहां मिली हैं। बहुत सारी चीजों के बारे में हम यहाँ पर अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। तो प्रौद्योगिकी की बात करें तो वो धातु कर्म का निर्माण करते थे, ये सब चीजें मतलब ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं ये। ठीक है। तो बाकी ये आपसे जो पॉइंट्स पूछे जाएंगे तो चिकित्सा के बाद में, हाँ हड़प्पा सभ्यता में आर्थिक जीवन कैसा था। तो भैया वही कृषि पशुपालन व्यापार कुटीर उद्योग माल तोल के बाट ये सब चीजें। कृषि जैसे कि वहाँ के जो लोग थे वो क्या करते थे, ये पॉइंट में 8 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है आपका। तो आपको अलग अलग पॉइंट में सारी चीजों का एक्सप्लेन करना है, जैसे कि कृषि पहले लिख दिया, फिर आप बताओगे इसमें भैया कि जौ गेहूं मटर खजूर कपास तरबूज ये सारी की सारी फसलें उगाई जाती थी। इनका उत्पादन फावड़े से तो नहीं मिला, लेकिन हल के अवशेष वहां पे कालीबंगन से मिले थे। तो इससे पता चल गया कि हाथे का प्रयोग भी किया गया वहां पे फसल काटने के लिए। अनाज को ढोने के लिए 2 पहिए वाली गाड़ी का प्रयोग भी किया गया, यानी कि बहुत सारी चीजें यहाँ पर भैया। फिर उसके बाद में दूसरा पॉइंट लिख दो पशुपालन, आराम से बता दोगे आपके वहीं बकरी भेड़ सुअर भैंस बैल ये सब चीजें पालते थे। और इनके लिए सबसे ज्यादा प्रिय था वो कुबड़ वाला सांड, है ना। और हाथी, ये हाथी भी पाले जाते थे, किंतु घोड़े से वो परिचित नहीं थे, वो कुत्तों और बिल्ली भी पालते थे। साथ ही तोता मयूर मूंगे भालू चीता सबके यहाँ पर चित्र मिले हैं, सबके अवशेष, है ना। ये सब चीजें वहां पर मिली मतलब उसके अवशेष बताया गया है कि उनके चित्र मिले पर उनके अवशेष प्राप्त नहीं हुए, है ना। सॉरी मैंने बोला कि मिले थे, तो वो देख लेना। फिर आता है आपका तीसरा पॉइंट इसमें व्यापार। भैया इसमें आप बताओगे हड़प्पा के लोग व्यापार को अधिक महत्व देते थे। नाप के लिए वहां पे शीशे की पटरी का प्रयोग किया करते थे, बाट बाट का प्रयोग किया करते थे, है ना। पत्थरों पे जो बाट के प्रयोग कारखाना कारखाना मिला है वहां पर, पत्थर मिले हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें, और जो है भैया दूर देशों में जहाज रानी का प्रयोग किया करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर आने जाने के लिए, मतलब बहुत सारी चीजें व्यापार में आप मान सकते हैं। फिर कुटीर उद्योग में आओगे कि मूर्तियों मिट्टी की मूर्तियां खिलौने बर्तन ये सब चीजें पता चलता है भाई कुटीर उद्योग होता था। अब माल तोल उसके लिए जो बाट का प्रयोग करते थे जिससे कि क्या आभूषण तोले जाते थे, है ना। तो ये सारी चीजें। उसके बाद में यहाँ पर आपको ये सारे टॉपिक्स आपके एक्स्ट्रा में हैं, अगर आप पढ़ना चाहें तो इन्हें पढ़ सकते हैं, बाकी आगे चलते हैं हम लोग। अब हड़प्पा सभ्यता में है राजनीतिक जीवन, तो देखो यहाँ पर राजनीतिक जीवन में राजनीतिक व्यवस्था की जानकारी बहुत कम मिली है, वहां पर इतनी सारी चीजें जानकारी वहां पर उधर मिली नहीं है। और हड़प्पा सभ्यता में जो काल विकास था, और उसके बाद में ये सारे हमारे पॉइंट है मूर्ति कला धातु कला ये सब चीजें क्या थी देखो। उत्खनन में प्राप्त पत्थर की मूर्तियां कांसे की मूर्तियां इसमें अंगों की झलक दिखाई दी है। और एक नृत्यकी की मूर्ति बहुत ही सुंदर और आकर्षक है, और इन मूर्तियों में गाल की हड्डी बहुत ही सुंदर और आकर्षक है, और आंखें तिरछी पतली है, गर्दन छोटी व पतली है, इससे मूर्ति कला। और धातु कला में सोना चांदी तांबा आदि के आभूषण मिले। वस्त्र निर्माण कला के अंदर पता चलता सूती ऊनी रेशमी वस्त्र पहनते थे ये लोग।
चित्रकला से पता चला सांड के चित्र, भैंस के चित्र, ये सारे चित्र मिले तो चित्रकला भी अच्छी थी। पात्र निर्माण कला की अगर हम बात करें, पानी भरने के लिए बर्तन, तरह तरह के घड़े, अनाज, ये सब चीजें मिली है। नृत्य संगीत के लिए मैंने आपको बता ही दिया कि भाई मूर्तियां मिली थी, वहां पे ढोलक के चित्र भी मिले हैं। सोचो मतलब वो लोग पूरी तरीके से हर चीज को जो आज हम यूज करते हैं सब कुछ मिला है। मुद्रा कला की बात करें, वहां पर जो है हाथी के दांत की मिट्टी की 600 से ज्यादा मोहरें मिली है ना। ताम्र निर्माण कला भी मिली वहां पे, वहां पर जो है क्या कहते हैं, जो ताम्र पत्र थे उस पे बहुत सारे मनुष्य और पशुओं के चित्र मिले हैं। लेखन कला, ठीक है, ये सब चीजें यहाँ पर जो है आप बोल सकते हो। निर्वाह के तरीके में तो आपको मैंने ऊपर भी बताया था, ये सेम वही हो जाएगा। निर्वाह के तरीके कैसे थे उनके। विलासिता की वस्तु की बात की गई है, तो भैया विलासिता में फ्यांस नाम का एक पदार्थ यहाँ पर मिला है इनको, है ना। फ्यांस नाम का एक पदार्थ मिला है जो कि आपके उसमें बुक में भी दिखा रखा है, आपने देखा होगा। एक पात्र है, क्योंकि इन्हें बनाना बहुत कठिन था तो ये कीमती थे, यानी कि विलासिता की वस्तु थी, बहुत रेयर मिलती थी वहां पर, है ना। मोहरों का आदान प्रदान था। सोचो वहां पे मोहरों का आदान प्रदान था, यानी कि उस समय की बात, जिस समय जो लोग जो है मतलब आज की जिंदगी को हम देख सकते हैं बिल्कुल सेम डिट्टो ऐसी है। ठीक है, मृदभान यानी कि बर्तनों की बात की गई है। अब हम इसमें बात करते हैं, जो हमारा इसका लास्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका कनिंघम का भ्रम क्या था। ये प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी पूछा जा सकता है। कनिंघम कौन थे? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का पहला डायरेक्टर जनरल था भैया, है ना। अब अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक भी कहा जाता है। तो इनका भ्रम क्या था? कनिंघम ने 19वीं शताब्दी के मध्य में पुरातात्विक खनन आरंभ किया और ये लिखित स्रोतों को प्रयोग अधिक पसंद करते थे कि भाई लिखित में कुछ है ना उसको मानेंगे। तो कनिंघम का जो भ्रम था वो क्या था? कनिंघम ने अपने सर्वेक्षण के दौरान बहुत सारे अभिलेख मिले, उनको इकट्ठा किया उनका अनुवाद भी किया। फिर हड़प्पा जो वस्तुएं थी 19वीं शताब्दी में कभी कभी मिलती थी और कनिंघम तक पहुंचती थी। तो एक अंग्रेज ने कनिंघम को हड़प्पा में पाई गई एक मोहर दी कि लो भैया ये हड़प्पा में पाई गई है, ये हड़प्पा से जुड़ी हुई है। तो अलेक्जेंडर कनिंघम को एक अंग्रेज अधिकारी ने जब हड़प्पा की मोहर दिखाई तो कनिंघम ये नहीं समझ पाया कि ये मोहर कितनी पुरानी थी। उसको मतलब ये डाउट हुआ कि यार ये मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा। तो कनिंघम ने उस मोहर को उस कालखंड से जोड़कर बताया जिसके बारे में उसे जानकारी थी। वह उसके महत्व को समझ नहीं पाया कि वह मोहर कितनी प्राचीन थी, क्योंकि उसने क्या बोला, लिखित। और लिखित की अगर हम बात करेंगे तो भैया इतना पुराना लिखित में कुछ मिला ही नहीं। तो जो भी लिखित में मिला उसके अनुसार उसने देख लिया। तो कनिंघम ने सोचा कि यह मोहर भारतीय इतिहास का प्रारंभ गंगा घाटी में पनपे पहले शहरों से संबंधित है, जबकि ये मोहर गंगा घाटी के शहरों से भी पहले की थी। तो उसने बहुत रिसेंटली इस चीज को समझ लिया था। तो एक्चुअल में कनिंघम को ये चीज समझ नहीं आई कि कितनी पुरानी और कितनी प्राचीन मोहर थी, तो वो इसलिए उस कालखंड को समझ ही नहीं पाया। तो यही कनिंघम का भ्रम था। और इसका अंतिम जो 8 नंबर का प्रश्न आता है भैया, बिल्कुल डिट्टो आप इसको छेप दीजिएगा। 8 नंबर मिलेंगे आपको कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण बताइए, किस वजह से हड़प्पा सभ्यता सर्वनाश हो गई। तो भैया जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन हुआ होगा जिसके कारण हड़प्पा सभ्यता खत्म हो गई, बिल्कुल फलती फूलती सभ्यता थी। प्राकृतिक आपदा आई होगी इसलिए खत्म हो गई। भूकंप आया होगा, अकाल, महामारी, या फिर बाहर के लोगों ने जो है अटैक कर दिया, वनों की कटाई, सूखा पड़ना। इतने सारे यहाँ पर पॉइंट बताए गए हैं और इसमें से कुछ भी पॉइंट ऐसा मतलब ये नहीं बोला गया कि भैया पर्टिकुलर इस चीज के लिए दावा नहीं दिया गया कि किस वजह से खत्म हुई होगी। तो अनेकों कारण यहाँ पर बताए गए हैं हड़प्पा सभ्यता के पतन के। तो आई होप ये 30 मिनट की वीडियो में आपने जो है पूरा का पूरा अध्याय अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिया होगा और आपको सारे के सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। इसके सारे के सारे क्वेश्चन आंसर्स मैंने आपको जो पॉइंट्स में सब कुछ बताया है वही आपके क्वेश्चन आंसर्स बनकर सामने आ जाएंगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और 30 मिनट की वीडियो में हमने एक अध्याय यहाँ पर कंप्लीट किया जिसका नाम था ईंटे, मनके तथा अस्थियां, हड़प्पा सभ्यता। तो भैया इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं, जितने भी आपके डाउट्स हैं, वो आप मुझे जो है कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। और अगर किसी बच्चे को ये पीडीएफ चाहिए यानी कि नोट्स चाहिए तो वो बच्चा जो है हमारे को नोट्स के लिए 87, एक मिनट में बता देता हूँ, 8700401498 पर मैसेज कर सकता है और इस पीडीएफ को ले सकता है। ठीक है, जब भी मैं लैपटॉप पर बैठूंगा और अगर मुझे क्वेश्चंस मिलेंगे कि भाई बच्चों को पीडीएफ चाहिए तो मैं आपको जो है आप मुझे इस नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा नाम डालकर और यूट्यूब फ्रॉम यूट्यूब करके डाल देना, तो मैं आपको इसकी पीडीएफ सेंड कर दूंगा। ठीक है ना। तो भैया वीडियो को हम बंद करते हैं यहाँ पर। 30 मिनट हमारे लिए बहुत हो गई है और 30 मिनट के अंदर एक अध्याय हम लोगों ने कंप्लीट किया है।
तो आप लोगों को अच्छा लगा होगा 30 मिनट के अंदर, ठीक है। तो आगे की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। जब तक के लिए धन्यवाद। और जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, जो भी आपकी क्वेरी है, वो आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं उस चीज़ पर काम करूँ और आने वाली वीडियोज़ के अंदर आपके लिए कोई भी कमी ना रह पाए। और आप जो भी वीडियो चाहते हैं आप मुझे बता दीजिएगा। धन्यवाद।